मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये आपका सर्वे का 9th लेक्चर होगा। ठीक है, अभी तक हमने 8 लेक्चर पढ़े हैं और जहाँ पे हम अभी पहले चैप्टर में ही सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और आपको मैंने ये बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या उसका लिस्ट काउंट होता है, सारी बातें मैंने बात की थी वहाँ पे। ठीक है, चल। और वर्नियर बता दिया था, प्लेन स्केल बता दिया था, डायगोनल स्केल बता दिया था। जो कॉर्ड वाला होता है वो अपने सिलेबस में ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि कॉर्ड लेंथ स्केल आपका होता है कुछ ना कुछ, तो वो बस इतना था कि उसका नाम आपको पता होना चाहिए। वो तब यूज़ करते हैं ना, जैसे आपको कहीं पे 4th वाला था, दैट इज़ कॉर्ड लेंथ स्केल। ठीक है, 4th वन इज दिस। देखिए कॉर्ड लेंथ जो स्केल था वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, दैट इज़ अगर आप देखोगे कॉर्ड लेंथ स्केल में हमने ये देखा था, जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हो वहाँ पे यूज होता है। तो जो भी लेंथ, जैसे कुछ जो भी डायमेंशंस आपने स्ट्रेट लाइन पे मेज़र की तो वो तो आपने प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल या समथिंग वर्नियर से मेज़र कर लेते हो। ठीक है, लेकिन कल को वही स्केल अगर मान ले कोई बॉडी है, अगर ये सर्कुलर पार्ट है या आर्क पार्ट है तो उसको कैसे मेज़र किया जाए, इस तरीके से कोई पार्ट है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू मेज़र सर्कुलर आर्क पोर्शन, उसके लिए ये वाली चीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे यहाँ पे सिलेबस में ही नहीं है इसके बारे में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कॉर्ड लेंथ भी एक स्केल ही होता है, तो इसके बारे में जानकारी। तो 4 प्रकार की हो गई, पहला प्लेन, उसके बाद डायगोनल, उसके बाद वर्नियर और एक निकल के आ गया कॉर्ड लेंथ। ये चैप्टर में तो लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन कुछ बातें और निकल के आती हैं, उनके बारे में छोटा सा डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन लगाते हैं कुछ। ठीक है, चल। तो एरर्स इन स्केल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दैट इज टॉपिक इज एरर्स इन स्केल्स। नेक्स्ट हेडिंग बना दो, एरर्स इन स्केल्स। कैसी एरर्स आ सकती हैं स्केल में? अगर आपने गलत स्केल मान ली है तो उससे भी आपके जो भी मेजरमेंट्स हैं उसमें गलतियां निकल के आ जाती हैं। अब ये गलतियां क्या हो सकती हैं उनके बारे में डील करते हैं। सपोज दैट कि आपके पास जो भी मैप है, सपोज दैट ये आपके पास मान लेते हैं ये आपकी ड्राइंग शीट है। ठीक, यहाँ पे कोई मैप आपने बनाया, सपोज दैट ये मैप बनाया, और यहाँ पे आपने जो दर्शाया, सपोज दैट ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो इसके बीच में अगर आपने फील्ड सर्वे किया और उसके बाद में आपने ये डिस्टेंस मानी आपकी, सपोज दैट ये ए और बी के बीच में आपने कोई मेजरमेंट किया, दैट इज़ एक्स, और उस समय आपकी स्केल जो थी वो आपकी रॉन्ग थी। तो फील्ड सर्वे कर लिया आपने और उसके बाद इसको मैप पे मेंशन किया। तो फील्ड सर्वे करने के बाद में आपने मार्क कर लिया किसके ऊपर, मैप के ऊपर। तो ये आपका होता है दैट इज़ प्लान, जो भी है। ठीक है, ये प्लान है, मैं दिखा रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर। जैसे ये तो आपका मैप था, मैंने इसको मैप के ऊपर दिखाया। तो अगर आपने मान लिया कि रॉन्ग स्केल यूज़ किया होगा तो उससे आपका फ़र्क आ जाएगा, जो भी रीडिंग लोगे वो रॉन्ग आएगी। तो जब इस पे मेज़र करोगे, तो फील्ड सर्वे जब करोगे तो जो भी ग्राउंड पे पॉइंट मेज़र करोगे, दैट इज़ ए और बी, ये जो भी डिस्टेंस आएगी तो ये आपकी जो डिस्टेंस आएगी ये रॉन्ग लेंथ निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? रॉन्ग लेंथ। ठीक है, तो जो भी मेज़र करोगे, क्योंकि आपका स्केल जो है वो रॉन्ग है, इसलिए जो भी मेज़र करोगे ग्राउंड पे, दिस इज़ अ ग्राउंड, दिस इज़ ग्राउंड के ऊपर मेज़र कर रहे हो, और ये आपका प्लान और मैप पे है, ये मैप पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि ये आपकी गलत चीज़ें मेज़र होके आ जाएगी। एरर 2 प्रकार से हो सकती हैं, दैट इज़ एरर इन स्केल। तो एरर इन स्केल किसके कारण हो सकता है? एरर ड्यू टू द यूज ऑफ रॉन्ग स्केल। एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग स्केल। ठीक है, तो जो एरर आपकी रॉन्ग स्केल की वजह से निकल के आती है उसे ही बोला जाता है एरर इन स्केल्स बोला जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट निकल के आता है, ये तो पढ़ चुके हैं पहले भी, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, एरर ड्यू टू श्रिंकेज। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज एरर
ड्यू टू श्रिंकेज। इसके बारे में हम लोगों ने ना पहले से ही पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम रिकॉल कर देंगे। एरर ड्यू टू श्रिंकेज, श्रिंकेज के कारण श्रंक लेंथ निकल के आती है। ओरिजिनल स्केल का जो रेशियो होता है उसे श्रिंकेज फैक्टर बोलते हैं, श्रिंकेज रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डील कर चुके हैं, लेकिन दोबारा भी कुछ चीज़ें मेंशन कर देंगे एक साथ में, क्योंकि आज मेरे को क्वेश्चन करना है इस पर, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालो, एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग स्केल। फर्स्ट हेडिंग है एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग स्केल। एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग स्केल के, अगर आपने रॉन्ग स्केल यूज कर लिया तब एरर क्या आएगी। सपोज दैट कि दैट इज मैप डिस्टेंस, मैप के ऊपर जो डिस्टेंस है, सपोज दैट मैप डिस्टेंस इज x, ठीक है, इज लेड आउट ऑन द ग्राउंड, इज लेड का मतलब बिछाना होता है, इज लेड आउट ऑन द ग्राउंड using a wrong scale, अगर आपने रॉन्ग स्केल यूज कर लिया तब की बात हो रही है। फुल स्टॉप। लेटर ऑन इट वाज realized and now the correct ground distance has to be found using the correct scale, जैसे करेक्ट स्केल आप ना इंजीनियरिंग स्केल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इंजीनियरिंग स्केल यूज़ कर सकते हो, RF भी यूज़ कर सकते हो, RF स्केल भी यूज़ कर सकते हो, और आपका यूज़ कर सकते हो ग्राफिकल स्केल भी, ठीक है। तो अगर आपको मान लिया कि ट्रू मेजरमेंट ग्राउंड पे लाना है, डिस्टेंस करेक्ट लाना है, तो आप कौन कौन सी स्केल यूज़ कर सकते हो। तो जो भी मैप के ऊपर डिस्टेंस है x, जो भी आपने मैप के ऊपर डिस्टेंस x माना, इज लेड आउट ऑन द ग्राउंड यूजिंग अ रॉन्ग स्केल, लेटर ऑन इट इज रियलाइज दैट किया आपने तो गलत रीडिंग ले रखी है या गलत आपने स्केल यूज़ कर रखा है। नाउ द करेक्ट ग्राउंड डिस्टेंस हैज़ टू बी फाउंड यूजिंग द करेक्ट स्केल। अगर आपको करेक्ट स्केल यूज़ करना पड़ेगा, उसमें आप इंजीनियरिंग स्केल भी यूज़ कर सकते हो, RF भी यूज़ कर सकते हो, और ग्राफिकल भी यूज़ कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। लेट RF ऑफ रॉन्ग स्केल, लेट RF ऑफ रॉन्ग स्केल इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है RF रॉन्ग। फिर नेक्स्ट बात करते हैं RF ऑफ करेक्ट स्केल इक्वल टू RF करेक्ट, शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ, ऐसा डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलो, तो करेक्ट डिस्टेंस बात अगर करें, रॉन्ग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड अगर मैं बात करूं, रॉन्ग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड क्या निकल के आएगा। अच्छा बताओ, आपने यहाँ पे माना कितना, मैप के ऊपर डिस्टेंस कितना है, x है। तो अगर आपको रॉन्ग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड चाहिए, तो जो भी डिस्टेंस आप मैप के ऊपर रखे हो x मान के चलते हो। और ये बताओ, अगर आपने यहाँ पे रॉन्ग डिस्टेंस माना है तो आपको RF भी क्या लेना पड़ेगा, रॉन्ग ही। तो RF भी हम लोग जो है यहाँ पे, अगर RF ऑफ रॉन्ग हम डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा
जो भी ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस है रॉन्ग वाली वो मिल जाएगी। अगर मैप के ऊपर डिस्टेंस सपोज RF आपका 1/समथिंग है, ठीक, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैप डिस्टेंस नहीं मिल पाएगी। सपोज x आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक, और RF आपका 1/समथिंग है, तो यार ये तो वैल्यू आपकी 1 से और कम हो गई, तो क्या ग्राउंड पे 1 से कम हो पाएगा? नहीं। तो इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1/समथिंग होता है, ये जो 1/ मान ले 500 ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई होकर, तो ग्राउंड पे मैक्स जो भी होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस निकल के आएगी। तो ध्यान रखिएगा, मैप पे डिस्टेंस कम होती है और ग्राउंड पे एक्चुअल में ज़्यादा होती है, ठीक। तो इसलिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। फिर करेक्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, दैट इज करेक्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो जो भी आपके पास यहाँ पे मैप करेक्ट डिस्टेंस लाना है तो आपको RF करेक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो x अपान RF ऑफ करेक्ट, RF ऑफ करेक्ट। चल ओके, बात कर लेते हैं। तो इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं। करेक्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड अपॉन रॉन्ग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला निकल के आएगा, दैट इज करेक्ट डिस्टेंस on the ground correct distance on the ground divide by, that is correct distance on the wrong distance on the ground। फार्मूला रटने की कोशिश मत करना, जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखने। रॉन्ग डिस्टेंस लिखना है तो RF से डिवाइड करना, रॉन्ग से। करेक्ट लिखना है तो करेक्ट RF से डिवाइड करना, बस, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। इसको मान लो 1 है, इसको मान लो 1 है, और इसको मान लो 2 है। तो 2 डिवाइड बाई 1 कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चल, तो दैट इज अ करेक्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड अपॉन रॉन्ग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। क्या निकल के आएगा आपके सामने? देखिए, आपके सामने करेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? x अपान, दैट इज x अपान RF ऑफ करेक्ट, ठीक, डिवाइड बाई x अपान RF ऑफ रॉन्ग। ये निकल के आएगा। देखो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, RF रॉन्ग ऊपर चला जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा RF रॉन्ग। इसी का तो यूज़ करेंगे अभी। देखो, रटने की कोशिश मत करना, डेराइव करने की आदत डालो, क्योंकि देखिए एग्जाम में भूल भी जाते हो, तो इस तरीके से फार्मूला आपको याद आ जाएगा। तो दिस इज द RF ऑफ करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, या ऐसे भी याद कर सकते हो, करेक्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इनटू मल्टीप्लाई बाई RF ऑफ करेक्ट इज इक्वल टू रॉन्ग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इनटू RF ऑफ द रॉन्ग। तो मल्टीप्लिकेशन से भी याद कर सकते हो, डिवाइड से भी याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। नेक्स्ट फार्मूला निकल के आता है, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज करेक्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, करेक्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, correct distance on the ground is equal to, that is RF, wrong RF, देख सकते हो, wrong RF अपान करेक्ट RF, ठीक है, इनटू जो भी आपने रॉन्ग डिस्टेंस मेज़र की उसकी बात कर रहे हैं, या मेज़र डिस्टेंस भी बोला जाता है, रॉन्ग डिस्टेंस। तो ये फार्मूला निकल के आ गया आपका। पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा फिर से बता दिया। वहाँ पे श्रंक लेंथ के बारे में बताया था, यहाँ पे आपका निकल के आ गया आपका रॉन्ग स्केल की वजह से। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रॉन्ग स्केल की वजह से आपका करेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो रॉन्ग RF अपान करेक्ट RF इनटू, या प्रोडक्ट में याद करना चाहो, सबसे अच्छा याद करने का तरीका ऐसे याद करो, करेक्ट डिस्टेंस इनटू करेक्ट RF इज इक्वल टू करेक्ट RF इनटू रॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, रॉन्ग डिस्टेंस। तो इस तरीके से रॉन्ग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड भी लिख लो, ऑन द ग्राउंड। तो ये फार्मूला आपका निकल के आ जाता है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये तो डिस्टेंस का बात किया हूँ, एरिया को भी बता देता हूँ, वॉल्यूम को भी बता देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। एक तो श्रंक लेंथ पे आता है, श्रिंकेज के बारे में तो पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पहले आ चुका है, लेकिन दोबारा फिर से एक बार फार्मूला मैं लिख दूंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 2 मेंस के क्वेश्चन है छोटे छोटे, उनको कर लेंगे तो फिर अपने को समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। ओके, चलो, ये टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट ही है, एक यूनिट आपका कंप्लीट ही हो गया है। दूसरे यूनिट पे आना है, एरर एंड एक्यूरेसी पे भी है, अगले चैप्टर में उसको पढ़ाएंगे। देखिए, एरर एंड एक्यूरेसी भी हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाना चाहिए एरर क्या होता है,
प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, सारे टर्म पता होने चाहिए। अगर पता होगा तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। चलो नोट डाउन दीज थिंग्स। आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं यहाँ पे, दैट इज चल इसको रफ करता हूँ। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज एरिया अगर आपको पता करना हो तब कैसे बताओगे। चलो अब बात कर लेते हैं, मान लिया करेक्ट एरिया। चलो ये तो करेक्ट डिस्टेंस था, दैट इज करेक्ट डिस्टेंस। अब बात करते हैं करेक्ट एरिया की। एरिया के बारे में भी पूछ सकता है करेक्ट एरिया, तो इसका फार्मूला जो निकल के आता है डिराइव भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, रॉन्ग आर एफ अपान करेक्ट आर एफ का होल स्क्वायर। अब एरिया की बात हो रही ना, तो इसमें लेंथ भी आएगी विड्थ भी आएगी, इसलिए 2 बार आना पड़ेगा आर एफ को भी, इनटू रॉन्ग एरिया। ठीक है, रॉन्ग एरिया। ये बात क्लियर हो गई हो। चल इसी के साथ में एक और फार्मूला, अगर वॉल्यूम के टर्म में आपको सारी चीज़ें दी हैं, लेंथ विड्थ और डेप्थ सबकी बात कर रहा है, तो करेक्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट इज रॉन्ग आर एफ, वैल्यू में चीज़ें क्यूब हो जाएंगी, रॉन्ग आर एफ अपान करेक्ट आर एफ। ठीक है, इसका क्यूब कर दो इनटू रॉन्ग वैल्यूम, ये निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आपके सामने हैं, ये बॉक्स में मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है और कोशिश करना रटना ना पड़े, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो करेक्ट इंटू करेक्ट, देखो करेक्ट इंटू करेक्ट डिस्टेंस इंटू करेक्ट आर एफ, ऐसे भी याद कर लो, जो बेटर लगे। प्रोडक्ट में याद करना तो और आसान है, करेक्ट डिस्टेंस इंटू करेक्ट आर एफ, रॉन्ग इंटू रॉन्ग, बस रॉन्ग डिस्टेंस इंटू रॉन्ग आर एफ, सबसे बेटर तो ये है। प्रोडक्ट में याद करना और आसान है, करेक्ट इंटू करेक्ट आर एफ और रॉन्ग डिस्टेंस इंटू रॉन्ग आर एफ, तो ये सबसे बेटर रहेगा। अब जैसे 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 आपको देखो ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये आपका करेक्ट आर एफ है, अगर आपका एरिया चलेगा तो इनका स्क्वायर करते जाना, ये स्क्वायर करते जाना, अगर मान लिया वैल्यूम है तो क्यूब करते चले जाना, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी दिया जा सकता है कॉन्सेप्ट। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद द एरर ड्यू टू श्रिंकेज। फार्मूला हमने पहले ही पढ़ रखा है और एरर्स भी हमने पढ़ रखा है, कैसे एरर्स आती है, दोबारा उसको मेंशन कर लेते हैं। एरर्स ड्यू टू श्रिंकेज
एरर ड्यू टू श्रिंकेज, इसकी बात करते हैं। एरर ड्यू टू श्रिंकेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे आपका कहीं पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट आपका ठंडा है तो श्रिंक कर जाएगा, या बहुत गर्मी है तो एक्सपैंड भी कर जाता है। तो इस तरीके से दोनों फिनोमेना चलते रहते हैं। ड्यू टू, ये क्यों होता है? श्रिंकेज ड्यू टू, श्रिंकेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये निकल के आता है। ठीक है, चल अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे पहला था श्रिंकेज फैक्टर या श्रिंकेज रेशियो। फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा हमने फिर से मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको जो रिकॉल हो जाए, क्योंकि अभी हमको इस पे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, दोनों पे करेंगे, एक आरएफ वाले पे भी करेंगे, श्रिंक वाले पे भी करेंगे, और आपका इस पे भी करा देंगे। ठीक है, चल तो यहाँ पे निकल के आता है श्रिंकेज फैक्टर। दिस इज द श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर कुछ भी नहीं होता था, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या दूसरे फॉर्म में बात करें श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल स्केल, या एक और फॉर्म में लिख सकते हो श्रंक आरएफ अपॉन श्रंक आरएफ। एक और फार्मूला लिखा जा सकता है श्रंक आरएफ, क्योंकि स्केल को कन्वर्ट कर सकते हो आरएफ में भी, श्रंक आरएफ अपॉन ओरिजिनल आरएफ। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, तो ये होता है श्रिंकेज फैक्टर, और इसको श्रिंकेज रेशियो भी बोलते हैं, श्रिंकेज रेशियो। तो कुछ भी बोल दो, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो एसएफ, और इसको बोल सकते हो एसआर। तो इसको ध्यान रखना है बड़ा आसान। जहाँ पे जिसमें श्रंक हो उसको टॉप पे रखना है, और बाकी तो ओरिजिनल आपको नीचे रखना है। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। दैट इज, इसी से एक फार्मूला निकाल के लाते हैं, दैट इज श्रंक स्केल का। यहीं से उठाओ, इसके बीच में जोड़ दो। दैट इज श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू श्रंक स्केल, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल स्केल, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। ठीक है, तो इस बात के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो श्रिंकेज फैक्टर निकल के आ गया श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो ये बात समझ में आ गई। अगर आपको श्रंक स्केल निकालना है तो क्या करोगे? श्रंक स्केल इज इक्वल टू, जो भी आपके पास श्रिंकेज फैक्टर है, श्रिंकेज फैक्टर को शॉर्ट में एसएफ लिख दिया, इनटू ओरिजिनल स्केल। अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ओरिजिनल स्केल। तो ये बात निकल के आ जाती है, इसका भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर करें, दैट इज अगर मान लिया करेक्ट एरिया आपको निकालना है, दैट इज करेक्ट एरिया, दैट इज इसी फॉर्म में चलेगा सेम। दैट इज, ये तो आपका डिस्टेंस में हो गया। नेक्स्ट है करेक्ट एरिया। करेक्ट एरिया का फार्मूला जो निकल के आएगा, दैट इज मेजर्ड एरिया, मेजर्ड एरिया डिवाइड बाई श्रिंकेज फैक्टर जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, श्रिंकेज फैक्टर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये एक तरीके का देख सकते हो, श्रिंकेज फैक्टर ही तो है, डिवाइड अपॉन समथिंग रॉन्ग आरएफ अपॉन करेक्ट आरएफ। देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज इसी को श्रिंक, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, और जो ओरिजिनल होगा वो करेक्ट होगा। तो वही चीज़ तो कर रहे हैं हम लोग हैं, तो वही चीज़ चल रही है यहाँ पे। चलो अब देखो, ये चीज़ डिवाइड नहीं करोगे, श्रिंक फैक्टर जो अगर आप देखोगे तो ये हमेशा क्या होगा कि 1 से कम आएगा। क्योंकि देखो श्रिंक होता क्या है, श्रंक अपान ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल ज़्यादा होगा, श्रंक कम होगा, तो दोनों का रेशियो जो निकल के आएगा ना वो 1 से कम आएगा। अगर ये वैल्यू 1 से कम आएगी तभी जा करके जो छोटी चीज़ से मेजर करोगे तो आपका जो करेक्ट एरिया होगा ज़्यादा निकल के आएगा। भाई आपसे कहा जाए 5 मीटर की लेंथ है और 5 मीटर लेंथ को आपको मेज़र करना है। 1-1 मीटर का मैंने पहले बना करके 1-1 मीटर का स्केल बनाया, उससे मेज़र किया तो 5 मीटर आया। अब वही स्केल आपका मान लिया श्रिंक करने के बाद 0.95 आ गया, तो जब आप 0.95 से मेज़र करोगे
तो वो ज़्यादा बताएगा आपको, वो 5 मीटर से ज़्यादा 5.5 मीटर या 5.25 मीटर बताएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी, और बढ़ेगी कब, जब आप डिवाइड करोगे तभी कोई चीज़ बढ़ेगी। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कम का स्क्वायर और कम आ जाएगा, इसलिए अपान में ही रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो दैट इज़ मेजर्ड अपान SF। ऐसे वॉल्यूम को भी लिख सकते हो, करेक्ट एरिया हो गया। नेक्स्ट निकाल सकते हैं करेक्ट वॉल्यूम, करेक्ट वॉल्यूम, हालांकि वॉल्यूम ज़्यादा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी, तो ये मेजर्ड वॉल्यूम, मेजर्ड वॉल्यूम, मेजर्ड वॉल्यूम डिवाइड बाई, और ये आपका आ जाएगा SF का पावर 3, SF पावर 3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको सारी थ्योरी क्लियर कर दी, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको फार्मूला भी समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, दैट इज तो आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फार्मूले बस रटने की बिल्कुल भी मत कोशिश करना। जिस तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है बस उसी तरीके से सोचना, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा जोर डाला करो। जैसे जो भी पढ़ा करो उसका मनन किया करो, सोते समय रात को एक बार कम से कम दिन में क्या पढ़ा एक बार रिकॉल किया करो, उससे मेमोरी पावर आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। जब भी आप सोते समय रात को, सपोज आपने सर्वे आज पढ़ रखा, GS तैयार किया, जो भी किया, रात को सोते समय सुबह की दिनचर्या से स्टार्ट करो कि यार दिन में मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या किया। तो आप एनालिसिस करोगे कि यार मैंने आज ज्योग्राफी में ये पढ़ा, तो एक बार माइंड हमारा वहाँ पे रिकॉल करेगा, और ऐसे ही सर्वे में भी रिकॉल करेगा। तो एक बार आँख मीच के आप देखना, आंखें बंद करके एक बार सोचना, यार मैंने आज ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, इसके बाद मैंने ये पढ़ा, इसके बाद ये पढ़ा, तो वो मेमोरी पावर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप 2-4 महीने ऐसा कर लोगे ना, एकदम पढ़ाई आपको बेहतरीन लगेगा। 1-2 महीना करके भी देखो ना, 1 महीना भी करके अप्लाई करके देखो, जब तक आपका एग्ज़ाम है, देखो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इससे आपका बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन बनता जाएगा, चीज़ें रिकॉल करना आसान हो जाएगा, ये बेटर बैठता है, ठीक है। मान लिया वो चीज़ आपने दिन में क्या पढ़ी वो याद नहीं आ रही, खटाक से किताब उठाओ, देखो क्या यार मैंने गलती की, आज क्यों नहीं समझ में आया, आज पढ़ा था समझ में क्यों नहीं आया, और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा मैंने क्या आज पढ़ा था। तो वो बातें आपके धीरे धीरे क्लियर होती लग जाएंगी। चल चलो मैं रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन लगवाना है। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चलो एक बार अच्छे से नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, मेंस का है। देखिए जो पहला टॉपिक है ना, यहाँ से मेंस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ज़्यादातर जो टॉपिक है आपका पूछा जाता है मेंस में, उसके क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। दैट इज़ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कंपास सर्वे होता है, लेवलिंग होता है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। और जो भी चेन मेजरमेंट हम लोग करेंगे, लीनियर मेजरमेंट, वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। तो 2-3 टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो मेंस में भी उसी हिसाब से काम करना, लेकिन प्रीलिम्स में सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। प्लान ऑफ एन एरिया, प्लान ऑफ एन एरिया, प्लान का मतलब भी होता है 2 डायमेंशनल। हैज श्रंक स्केल, हैज श्रंक, श्रिंक हो गया ये, हैज श्रंक, ठीक है, हैज श्रंक सच दैट a line originally
a line originally 10 centimeter, that is 10 centimeter, now measure as 9.5 centimeter, as 9.5 centimeter, then determine shrinkage factor, determine shrinkage factor, determine the shrinkage factor, shrinkage factor निकालना है कॉमा, ठीक है, shrinkage factor। दूसरा निकालना है shrunk scale, ठीक है। तीसरी बात जो निकालनी है, if a original scale was was 1 centimeter is equal to 10 meter, ये है आपकी ओरिजिनल, आपकी दैट इज 1 centimeter is equal to 10 meter, कॉमा करेक्ट लेंथ if measured, correct length is measured, correct length is 100 meter, sorry, correct length is 100 meter, okay, correct length is 100 meter, full stop। या करेक्ट एरिया if measured is, कॉमा करेक्ट एरिया भी बात कर रहा है, करेक्ट एरिया if measured, correct area if measured, it is 100 meter square, ठीक, कॉमा correct volume if measured, ठीक है, if measured, that is, मान लेते हैं कुछ भी, measured, if measured, that is, मान लेते हैं 200 मीटर क्यूब, ठीक है, ये ओके। तो आपको सारी चीज़ें बतानी है, श्रिंकेज फैक्टर बताना है, श्रिंकेज स्केल बताना है, ये सारी चीज़ें बतानी है। उसके अलावा आल्सो डिटरमिन करेक्ट वैल्यूम बताना है इफ मेजर्ड इट इज़, जो आपने मेज़र किया। करेक्ट एरिया भी बताना इफ़ इट इज़ मेजर्ड 100 मीटर स्क्वायर। करेक्ट वैल्यूम भी बताना इफ़ इट इज़ मेजर्ड, इफ़ इट इज़ मेजर्ड, यहाँ पे लिख देना इफ़ इट इज़ मेजर्ड, ठीक है। अगर इसको मेज़र किया, मेज़र कैसा कर रहे हो, जब आपकी श्रृंक स्केल हो गई तब मेज़र किया, इसका मतलब ये रॉन्ग वैल्यू दी हुई है, ये रॉन्ग है वैल्यू, ठीक है, ये रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, ओके, तो रॉन्ग एरिया है समथिंग करके। चलो, तो आल्सो डिटरमिन यहाँ पे लिखना ज़रूरत है नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए। आल्सो डिटरमिन दैट इज़ करेक्ट एरिया, करेक्ट मैंने लिख दिया, हालांकि करेक्ट वैल्यूम डिटरमिन करना है, करेक्ट वैल्यूम कॉमा करेक्ट एरिया। तो कुछ भी मत सोचो, पहले तो आप अपने दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डाला करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक प्लान ऑफ एन एरिया है श्रंक सच दैट अ लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर, तो ओरिजिनली एक लाइन थी, सपोज दैट, एग्जांपल सोल्यूशन की बात अगर करें तो आपके पास सपोज दैट एक लाइन थी किसी मैप के ऊपर, ऐसा दिखा रहा हूँ, दैट इज़ ये आपके पास सपोज दैट ए है और ये बी है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैप के ऊपर। नाउ मेजर 9.5, कुछ समय के बाद आफ्टर श्रिंकेज ये जो लाइन है ना छोटी हो गई, ये इस तरीके से, ये भी अब ये 9.5 सेंटीमीटर रह गई, ठीक है, आफ्टर श्रिंकेज। चलो फिर क्या कह रहा है, देन द डिटरमिन द श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज स्केल, सब कुछ निकालना, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, पहला पॉइंट बात करते हैं, सबसे पहला श्रिंकेज फैक्टर।
डेटा नहीं लिख रहा हूँ, श्रिंकेज फैक्टर बोल दो या श्रिंकेज रेशियो बोल दो, श्रिंकेज फैक्टर बोल दो या श्रिंकेज रेशियो बोल दो, श्रिंकेज रेशियो। ये क्या होता है फार्मूला है, श्रंक लेंथ या श्रंक जो भी लिखना चाहो, हमारे पास श्रंक लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, ये निकल के आ जाता है श्रंक लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चलो बताओ श्रंक लेंथ कितना है, श्रंक होने के बाद लेंथ कितनी है, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर, ओरिजिनली कितना था 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज श्रिंक फैक्टर, SF से शॉर्ट में डिनोट कर रहा हूँ, तो ये SF बोल दो, श्रिंकेज रेशियो बोल दो। श्रंक लेंथ है 9.5 सेंटीमीटर और जो ओरिजिनली था वो 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये निकल के आ गया 9.5 अपान 10, ये इसको 0.95 भी बोल सकते हो। तो ये आपका निकल गया श्रिंकेज फैक्टर। चल, श्रिंकेज फैक्टर हो गया। चल अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आपसे क्या पूछा है, पढ़ो अच्छे से। नेक्स्ट पूछा है आपसे, दूसरा पार्ट पूछा है श्रंक स्केल। सेकेंड पार्ट इज श्रंक स्केल। देखिए श्रंक स्केल तभी निकाल पाओगे जब श्रिंकेज फैक्टर पता होगा। श्रिंकेज फैक्टर आपने निकाल लिया, तो श्रिंक फैक्टर का एक और फार्मूला होता है श्रंक स्केल अपान ओरिजिनल स्केल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? श्रंक फैक्टर आपके पास कितना है, 0.95 है, 0.95 है। ठीक, या इसको फैक्टर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक स्केल, ये निकल के आ जाता है। ओरिजिनल स्केल आपके पास कितना दे रखा है, दैट इज, देखो इफ ओरिजिनल स्केल वाज 1 सेंटीमीटर स्केल टू 10 मीटर, तो यहाँ पे ओरिजिनल स्केल को हम लोग यहाँ पे 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। या इसको दूसरे फॉर्म में इसने दिया है, इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में भी करें तब भी आ सकता है, दैट इज, मेरे से स्केल ही पूछा ना, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ओरिजिनल स्केल। चल, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओरिजिनल स्केल है आपके पास 1/1 सेंटीमीटर अपान 10 मीटर, ये ओरिजिनल स्केल हो जाएगी। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यही तो ओरिजिनल स्केल है, आपको अच्छे से पढ़ना है। दैट इज श्रंक स्केल निकल के आ जाए। इसको फैक्टर के फॉर्म में भी लगा सकते थे, श्रंक फैक्टर अपान ओरिजिनल फैक्टर, दोनों आंसर आप लगा सकते हो। दैट इज श्रंक स्केल, जैसे मर्जी करे वैसे लगाओ। तो श्रंक स्केल आपका देखो ये सेंटीमीटर में ही रहेगा, ये तो एक फैक्टर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो श्रंक स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 10 डिवाइड बाई 0.95, इसको इधर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते अपान में, तो ये जो निकल के आता है ये 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 पॉइंट समथिंग निकल के आता है 52 के आसपास, तो 10.5263। तो इस तरीके से आपका स्केल आ गया। ये तो स्केल है। अगर आपसे फैक्टर पूछता ना तो आपको क्या करना पड़ता पता है, कि आपके पास जो सेंटीमीटर है ना, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो मीटर है। अगर आपको यही चीज़ अगर मान लिया, ये तो मैंने श्रंक स्केल निकाल दिया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज श्रंक स्केल। ठीक है, श्रंक स्केल आपका आ गया 1 सेंटीमीटर अपान दैट इज 10.5263 मीटर आ गया। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो स्केल है। अगर आपसे कहा जाए श्रंक फैक्टर भी निकालना है, तो श्रंक फैक्टर दैट इज श्रंक फैक्टर अब आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई, इसको गुणा कर दो, किससे, मीटर है ना, 100 सेंटीमीटर होता, 1052.63 सेंटीमीटर, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1052.63, ये निकल के आएगा श्रंक फैक्टर। 100 से डिवाइड कर दोगे इसी चीज़ को तो स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्केल में दोनों यूनिटें अलग अलग होती हैं और आपका फैक्टर में समान यूनिट रखना पड़ता है। तो दैट्स इज क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करूं तो करेक्ट एरिया की बात करता हूं, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज करेक्ट एरिया। करेक्ट एरिया क्या हो जाता है, दैट इज मेजर्ड एरिया अपान मेजर्ड एरिया डिवाइड बाई श्रिंकेज फैक्टर का होल स्क्वायर। ठीक, तो मेजर्ड एरिया आपके पास कितना है, 100 है, और श्रिंक फैक्टर आपके पास कितना आया था, 0.95 का होल स्क्वायर। तो 100 डिवाइड बाई 0.95 का होल स्क्वायर करोगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना ही निकल के आएगा, दैट इज ये आएगा 110.803। मेजर्ड एरिया 100 है, तो 110 दैट इज 110.803 ये मीटर स्क्वायर में निकल के आ जाएगा। ठीक,
तो करेक्ट एरिया भी पता चल गया। अब करेक्ट वॉल्यूम भी बता सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सारे मिल सकते हैं, जितने बता रहा हूँ ना, एक एक पार्ट इसका एक एक ऑब्जेक्टिव है। दैट इज करेक्ट वॉल्यूम, करेक्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू मेजर्ड एरिया लिखा तो मेजर्ड वॉल्यूम, मेजर्ड वॉल्यूम अपान श्रिंकेज फैक्टर या श्रिंकेज रेशियो का क्या हो जाएगा, क्यूब। मेजर्ड वॉल्यूम आपके सामने है, दैट इज 200 है, तो दिस इज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज करेक्ट वॉल्यूम सपोज दैट ये 200 है, दैट इज ये कितना था 0.9 क्यूब। सॉल्व कर लेना, 200 से ज़्यादा ही आएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, यहाँ पे मेरे पास कैलसी भी नहीं है। चलो, इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने क्वेश्चन में एडअप किया था, तो ये सारी चीज़ें आपकी निकल के आ जाती हैं। ठीक है, चल, तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को यहाँ पे कर पाते हैं। ओके, चलो, अगर मेरे को यहाँ पे करेक्ट डिस्टेंस मेज़र करना हो ग्राउंड के ऊपर तो कैसे मेज़र करेंगे उसकी बात करते हैं। ये तो हमने अभी सारी कहानी मैप के ऊपर क्लियर की। ठीक है, अगर मेरे को यही चीज़ आपको चाहिए होती, अगर मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना आपको पता करनी है, कहाँ पे, मान लेते हैं ग्राउंड पे पता करने हैं। ठीक है, अब मेजर्ड लेंथ भी आपको दे रखा है कितना, 100 मीटर। चलो, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। ये तो बात हो गई, ये तो हमने इसके बाद की श्रृंक स्केल सारी बातें। अब आपको मेजर्ड देखो यहाँ पे, इफ मेजर्ड इट इज़ इतना, अब मेजर्ड लेंथ भी दिया था, अभी ना मैं एरिया को कैलकुलेट कर दिया, करेक्ट एरिया बता दिया, करेक्ट वॉल्यूम बता दिया, करेक्ट डिस्टेंस नहीं बताई, उसको भी देख लेते हैं। चलो, तो करेक्ट डिस्टेंस भी देख लेते हैं। मैं इधर का पोर्शन रफ कर रहा हूँ, आपने शायद कॉपी कर लिया होगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो या ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, यहीं पे लग जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं स्पेस की। तो दैट इज़ मेरे को चाहिए, दैट इज़ करेक्ट, सारी चीज़ें तो पता कर चुके हैं। RF भी हमको पता है, RF ऑफ रॉन्ग करेक्ट सब कुछ पता है। ठीक है, चाहे जैसे निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे को 4th पार्ट बना रहा हूँ, हालांकि ये 1st पार्ट था, मैं ध्यान नहीं दिया। तो करेक्ट डिस्टेंस चाहिए, करेक्ट डिस्टेंस चाहिए। तो आपको श्रिंकेज फैक्टर भी पता है, चलो ठीक है। उसके बाद में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ ओरिजिनल। हाँ, तो करेक्ट डिस्टेंस चाहिए ना, तो सबसे अच्छा फार्मूला आपका SF इजकल टू, जिस प्रकार से आपने लिखा था SF को करेक्ट, जो भी श्रिंक लेंथ था अपन ओरिजिनल था, वैसे आप लिख सकते हो दैट इज़ मेजर्ड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, मेजर्ड डिस्टेंस ऑन ग्राउंड अपॉन ओरिजिनल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। किसी के फॉर्म में लिखो, हमेशा ध्यान ये रखना है रॉन्ग ऊपर रहेगा अपॉन ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना आपका दिस इज श्रिंकेज फैक्टर है, तो ओरिजिनल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, तो ये ग्राउंड के लिए भी वैलिड हो जाएगा। ठीक है, चलो आप बताओ मेजर डिस्टेंस आपके पास ग्राउंड में कितना है, 100 है, 100 हो जाएगी। ओरिजिनल डिस्टेंस या करेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज़ करेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो SF कितना है 0.95, तो ये बढ़ के ही आएगी। ठीक है, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस जो निकल के आएगी 105.263 मीटर निकल के आती है। ठीक है, तो ये बात निकल के आ जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपका आंसर 100 से कम आता तो इसका मतलब आपने गलती की है, क्योंकि आप ये बताओ प्रैक्टिकली सोच के देखना एकदम सिंपल तरीके से, कि अगर आपको कोई छोटी चीज़ से मेजरमेंट करना पड़े, सपोज दैट, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये 5 मीटर की लेंथ है, यहाँ से लेके 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर है, और अभी आपने 1-1 मीटर से स्केल से, जो करेक्ट स्केल थी उससे आपने मेज़र किया, तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ठीक है, ये 4 पार्ट, 1-1 मीटर के खाने आप मेज़र करोगे तो करेक्ट आपका कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। लेकिन आपसे कहा जाए जो 1 मीटर है वो कम हो गया, तो वो 1 मीटर जब आपका कम हो गया तो आप जब डिस्टेंस मेज़र करोगे ना, मान लो 1 मीटर वाला जो डिस्टेंस था वो 0.95 हो गया, 0.99 हो गया, तो 0.99 यहाँ पे आएगा कहीं पे, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, दोबारा बता रहा हूँ, 0.95 यहाँ आएगा, फिर अगला यहाँ पे आएगा, अगला यहाँ पे आएगा, फिर अगला यहाँ पे आएगा, अगला यहाँ पे आएगा, तो ये बच जाएगा ना। तो ज़्यादा बताओगे ना,
तो एक्चुअल से कम आएगा। तो अगर छोटी मतलब अगर आपका स्केल श्रिंक हो गया है तो आप जो मेजरमेंट करके आप लाओगे ओरिजिनली जो करेक्ट निकल के आएगा वो आपका जो भी वैल्यू होगी, जो भी मेजर्ड किया है, अगर करेक्ट की बात करना चाहोगे तो करेक्ट हमेशा उससे क्या निकल के आएगा, ज़्यादा निकल के आएगा। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, ठीक है। चलो, तो प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो। मान लीजिए आपका स्केल यही मान लिया कि यही आपका एक्सपैंड कर गया होता, श्रिंक की जगह पे एक्सपैंड कर जाता, तो ये वैल्यू 105 ना आती, 105 से कम आती, 95 96 आती, तो 100 बटे यहाँ 0.95 ना होता, क्योंकि अब श्रिंक ले जो एक्सपैंड हो जाएगी वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सपेंशन रेशो, हालांकि एक्सपेंशन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, श्रिंक के ही बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो, तो एक इस पे आपके कितने पता है, 4-5 ऑब्जेक्टिव मैंने लगवा दिए, इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहा था। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके निकल के आते हैं वो इसी क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएंगे। देखिए मेंस में इसका टॉपिक बहुत कम पूछा जाता है, मेंस में इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, बट हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। तो अब आपको स्केल क्या होता है सब कुछ पता चल गया होगा, कैसे आरएफ निकलता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे निकलता है, क्या रॉन्ग डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे टैकल कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हैं यहाँ पे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन डील करने वाले हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं, दैट इज ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्वेयर मेजर, दूसरा क्वेश्चन है दैट इज अ सर्वेयर मेजर डिस्टेंस between two points marked on plan drawn to a scale उसका स्केल है जो कि आपने मेज़र किया। आप 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 मीटर के बराबर है, ठीक है। इसका आरएफ निकाल सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकता हूँ आरएफ इसका हो जाएगा 1/100, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो आरएफ 1/100 आ जाएगा। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है एक तरीके से, ऐसे भी पूछेगा एग्जाम में आपके, एसएससी में तो ऐसे ही पूछ लेता है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बताओ आरएफ कितना होगा। तो इधर भी सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करोगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये बात निकल के आ गई। एंड फाउंड इट इज टू बी found it to be 50 meter, then he discovered that क्या डिस्कवर करते हैं, he discovered that he used a wrong scale of 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर। तो इसका भी आरएफ निकाल लोगे, क्या आएगा 1/50, ये तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। 1/50 क्लियर, या ये आपको दे देता, मान लेते दे देते हैं 0.5 मीटर दे देता, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मीटर, तो 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 50 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है।
फॉर मेजरमेंट then determine correct length, what would correct area, correct area of measured area, correct area if measured area is 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चल सब कुछ तो पता है। देखो, एक सर्वेयर मेजर द डिस्टेंस ऑन द 2 पॉइंट मार्क्ड ऑन द प्लान ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ इतना RF इतना एंड फाउंड इट इज टू बी 50 मीटर, देन ही डिस्कवर्ड ही यूज अ रॉन्ग स्केल ऑफ इतना। तो देखो, रॉन्ग स्केल आपके पास है तो रॉन्ग RF भी निकाल सकते हो। तो दो तरीका है, आपको RF से भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और आप रॉन्ग स्केल से भी टैकल कर सकते हो। जो मर्जी है वो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि RF लगाओ और चाहे स्केल के फॉर्म में क्वेश्चन को लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, क्योंकि दोनों की यूनिट लगभग सेम ही होती है। चलो, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट की। सबसे पहले आप ये बताओ, RF ऑफ जो करेक्ट होगा वो पहला वाला होगा। तो RF ऑफ जो करेक्ट होगा दैट इज करेक्ट RF, या ऐसे भी लिख देते हैं, दूसरी भाषा में अगर मैं लिखूं तो दिस इज द करेक्ट RF। किसके बराबर हो जाएगा? करेक्ट RF आपका 1/100 के बराबर। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करें तो रॉन्ग RF की बात करें, रॉन्ग RF वो आ जाएगा 1/50, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, वहीं से कंसिडर किया क्योंकि अब जो है मेजर जब उसको पता चला कि रॉन्ग है, किसी भी कारणवश से रॉन्ग हो सकती है। बहुत सारे अभी एरर्स हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर एरर एंड एक्यूरेसी है, तो ये बात पता चल गई। फिर आपसे बोला है क्या, दैट इज़ 50 मीटर। जब आप फाउंड कर रहे थे एंड इट इज़ फाउंड टू बी 50 मीटर, तो करेक्ट की वैल्यू जो दे रखी है उसने कितना दे रखा है, जो मेज़र कर रहे थे एंड इट इज़ फाउंड टू बी 50 मीटर एंड देन ही डिस्कवर्ड, उसको ये पता चला जब उसने मेज़र किया ना ग्राउंड के ऊपर 50 मीटर, उसको ये पता चला कि मेरी स्केल भैया रॉन्ग है। तो जो मेजर्ड किया ना वो रॉन्ग वैल्यू है। तो मेजर्ड कितना है? 50 मीटर है। मेजर्ड ग्राउंड डिस्टेंस, मेजर्ड ग्राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक, बहुत तरीके बताए थे आपको। करेक्ट, जैसे करेक्ट डिस्टेंस इनटू करेक्ट RF इज इक्वल टू रॉन्ग डिस्टेंस इनटू रॉन्ग RF, जो मर्जी करे लगाओ। ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लगा दूँ करेक्ट डिस्टेंस का, दैट इज करेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये फार्मूला निकल के आया था क्या, दैट इज रॉन्ग RF अपान करेक्ट RF इनटू जो भी मेजर्ड है, या मेजर्ड को बोल दो, मेजर्ड ग्राउंड डिस्टेंस, या इसको रॉन्ग डिस्टेंस भी बोला जा सकता है। और क्योंकि हमने इसको रॉन्ग मेजर किया, हमें बाद में पता चला ना रॉन्ग डिस्टेंस, तो ये बातें निकल के आ जाते हैं। ठीक है, चल, तो रॉन्ग RF अपान करेक्ट RF, तो ये मेजर्ड बोल दो या इसको रॉन्ग डिस्टेंस भी बोल सकते हो। रॉन्ग डिस्टेंस आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा कौन रॉन्ग है, क्या स्टेटमेंट आपको दिया हुआ। रॉन्ग डिस्टेंस, रॉन्ग RF आपके सामने है, दैट इज़ 1/50, दैट इज़ 1/50, ये है 1/100। ठीक है, चल, रॉन्ग डिस्टेंस आपके सामने है, दैट इज़ 50 मीटर। तो इस तरीके से 50 लीटर कैंसिल करोगे, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 × 50 करोगे तो ये निकल के आ जाएगा, दैट इज़ 100 मीटर। तो ये करेक्ट डिस्टेंस आपकी निकल गई, दैट इज़ करेक्ट डिस्टेंस आपको निकल के आ जाती है। ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं करेक्ट एरिया की। नेक्स्ट डिस्कशन है, दैट इज सेकेंड पार्ट, दैट इज करेक्ट एरिया। करेक्ट एरिया कैसे निकालोगे? अब एरिया की बात हो रही है तो जो भी RF रहेगा वो स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट इज, या तो चाहो तो इसको एक चीज़ और भी लिखी जा सकती थी, जो रॉन्ग RF अपान या
जो क्या कह सकते हो करेक्ट RF है, इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या लिखते थे, श्रंक फैक्टर के फॉर्म में भी बात कर सकते हो। तो जो रॉन्ग होता है वो श्रंक हो जाता है, करेक्ट जो होता है वो ओरिजिनल होता है, जैसी मर्जी करे वैसे लगा। तो करेक्ट एरिया इसके तो हम लोग क्या पढ़े थे, करेक्ट एरिया अगर लिखेंगे तो दैट इज रॉन्ग RF अपान करेक्ट RF का होल स्क्वायर इनटू रॉन्ग एरिया या मेजर्ड एरिया लिख दो। तो आपके पास मेजर्ड एरिया कितना था या रॉन्ग एरिया कितना था, दैट इज रॉन्ग एरिया 100 था ना, रॉन्ग एरिया 100। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए भी हैं, ऐसा नहीं है SSC में आते नहीं, और आए भी हैं तो आपको परीक्षाओं में मिल जाएंगे। तो दैट इज रॉन्ग RF आपके पास है 1/50, करेक्ट RF है 1/100, इसका करो स्क्वायर इनटू रॉन्ग एरिया आपके पास कितना है, दैट इज ये 100 है। तो इस तरीके से आप देखोगे ये कैंसिल आउट करोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया ना, 2 ऊपर चला जाएगा इनटू 100, तो ये 4 हो जाएगा इनटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 400 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा करेक्ट एरिया आपका, करेक्ट एरिया। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें, फिर हम लोग कुछ आगे बातें करते हैं। देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन है क्या मेरे पास। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वर्नियर कैलिपर का कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन कैसा रहता है, उसका भी क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो ये कई ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे एग्जाम में और बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। कई बार डेटा देखो थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में दे सकता, मतलब पॉइंट में डेटा दे सकता है, एरिया पॉइंट में दे देगा, स्केल भी कुछ हो सकता है, बट हम करके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा मजबूती लाओ, अच्छे से खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, दैट इज एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज रिलेटेड विथ वर्नियर कैलिपर से है क्वेश्चन, उसको देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। ओके चलो ये हो गया क्वेश्चन आपका। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको करने में। 2017 में एक सर्वेयर मेजर अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द मैप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इतना, बाद लेटर फाउंड दैट कि ही यूजर रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आगे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2017 में पूछ रखा है, ठीक है। देख लेंगे ऑब्जेक्टिव में, बाद में देख लेंगे। चलो ये तो हो गया इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्राफिकल स्केल के बारे में भी बात हो चुकी है। वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन देखते हैं एक, दैट इज रिलेटेड विद द वर्नियर कैलिपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज वर्नियर कैलिपर्स का। तो वर्नियर कैलिपर से कई क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
चलो इसको देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन एसएससी जेईई में और पूछा है इसी से रिलेटेड, देख लेते हैं। दैट इज ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में था लेकिन उसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज ये क्वेश्चन पूछा है, दैट इज 2017 में ही पूछा है, थर्ड क्वेश्चन है। दैट इज एन एरिया ऑफ फील्ड, एन एरिया ऑफ, ये 2017 में पूछा, अपने नोट्स में मेंशन कर लो एसएससी जेईई। एन एरिया ऑफ फील्ड is 250 square, is 250, that is square centimeter square, from a shrunk map, from a shrunk map having shrunk factor, having shrunk factor, ठीक है, shrunk factor ऑफ आ, देखो इसने फैक्टर ही आपको बता दिया 0.9, बड़ा आसान कर दिया। श्रंक फैक्टर कैसे आया होगा, श्रंक लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ या श्रंक स्केल अपान ओरिजिनल स्केल, ठीक है, किसी भी तरीके से वो पूछते, हम अपना क्लियर कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया, कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया, ब्रैकेट में लिखा है, इसको मीटर स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर मीटर में, ठीक है। ऑन द फील्ड, तो ध्यान रखिए कि एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेना, ऑन द फील्ड ये पता करना है, ऑन द फील्ड। इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप, ये क्वेश्चन अपने नोट्स बुक में लगा लेना है आपको, ठीक है। अब द मैप इज, ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप इज 1 सेंटीमीटर अपॉन इक्वल टू 50 मीटर, ये दे रखा है आपको, ठीक है। चल पहला ऑप्शन इसने ऑप्शन के फॉर्म में भी दे रखा है, प्रॉब्लम को है 309, बी ऑप्शन है 62500, 62500 इतना दे रखा है। फिर है 69444 और डी ऑप्शन उसने बना रखा है, ये 2017 का प्रॉब्लम है 77, दैट इज 7714, दैट इज 1450। ये सारी कहानी आपको यहाँ पे इसने बता दी, जैसे करें मर्जी करें आप लगा सकते हो। देखिए एरिया ऑन फील्ड आपको पता है कितना है, एरिया ऑफ द फील्ड इज 250 सेंटीमीटर फ्रॉम अ श्रंक मैप हैविंग अ श्रंक फैक्टर ऑफ इतना 0.9, ठीक है। कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया, आपको ओरिजिनल एरिया बनाना है, मतलब आपको ट्रू एरिया बताना है, ठीक है, या करेक्ट एरिया बताना है ऑन द फील्ड इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द इतना। बहुत सारे तरीके हैं, देखो सबसे पहले आपको पास श्रंक फैक्टर दिया हुआ, अब एरिया के फॉर्म में बातें हो रही तो ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने पढ़ा था करेक्ट एरिया, पहले तो अपने दिमाग में एक फार्मूला आना चाहिए, करेक्ट एरिया बहुत सारे पढ़े थे, जो मर्जी करे वो लगा सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ करेक्ट एरिया आपके पास है। पहले तो करेक्ट एरिया आपको निकालना भी पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि आपको एरिया ऑन द फील्ड इस इतना स्क्वायर मीटर में दे रखा है, एरिया ऑफ अ फील्ड इस सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम अ श्रंक मैप। अच्छा श्रंक मैप पे बताया, चलो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले 250 है ना, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा कि कितना निकल के आएगा, मतलब मेजर्ड एरिया भी आपको निकालना पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर, तो उसके लिए आपके पास फैक्टर दे रखा है, तो वो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो करेक्ट एरिया अगर आपको निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है, एरिया ही बात करना है ना, तो दैट इज़ रॉन्ग आरएफ, ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग आरएफ अपॉन करेक्ट आरएफ का होल स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया। बस मेजर्ड एरिया या आप रॉन्ग एरिया लिख सकते हो, मेजर्ड या रॉन्ग एरिया, मेजर्ड एरिया कहाँ पे, ग्राउंड पे, मेजर्ड एरिया ऑन द ग्राउंड, क्योंकि हमको जो एरिया भी बताना है ना वो ग्राउंड पे ही बताना है। ऑन द फील्ड पूछा ना मेरे से, तो यहाँ पे भी जो चीज़ लोगे वो फील्ड पे लेना पड़ेगा। पहले तो रॉन्ग आरएफ देख लेते कितना दिया है, श्रंक फैक्टर आपको दे रखा है, ठीक है। पहले मेजर्ड एरिया निकाल लेते हैं, तो मेजर्ड एरिया कैसे निकलेगा, मेजर्ड एरिया
मेजर्ड एरिया, ये आपको फील्ड के ऊपर एरिया कितना दे रखा है, 250 दे रखा है, दैट इज 250 अगर आपको दे रखा है, 1 मिनट इसको रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे मेजर्ड एरिया दे रखा है तो आपको चाहिए क्या, RF चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो उसको पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। चल, तो मेजर्ड एरिया, एक तो ये फार्मूला हो गया, एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था, दैट इज मेजर्ड अपान मेजर्ड एरिया इजकल टू, एक और फार्म में हमने पढ़ा था, मेजर्ड एरिया इजकल टू, या इसको दूसरे फार्म में लिखें, इसका एक और फार्मूला लिख सकते हैं, दैट इज करेक्ट एरिया इजकल टू मेजर्ड एरिया जो भी निकाले डिवाइड बाई श्रिंक फैक्टर का होल स्क्वायर, ये भी पढ़ रखा है ना हमने। चल, अब एक काम करते हैं, हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। श्रिंक फैक्टर आपके पास है, ठीक है, क्या मेजर्ड एरिया आपके पास है, नहीं है, इसी को निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मेजर्ड एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड इतना 250 सेंटीमीटर, ये आपको जो है स्केल के ऊपर दे रखा है, फ्रॉम अ श्रंक मैप हैविंग द श्रंक फैक्टर, तो श्रंक फैक्टर आपके पास तो दे ही रखा है। तो एक काम करते हैं, दैट इज ओरिजिनल स्केल भी आपको दे रखा है, तो एक काम करो, ये बताओ श्रंक फैक्टर हमको बताता क्या है, श्रंक फैक्टर इजकल टू, आपको श्रंक फैक्टर ये बताता है, प्रॉब्लम में अच्छे से समझिएगा, जब आप ये मेजर कर रहे थे उस समय स्केल आपका श्रंक था, तो आपको पहले श्रंक स्केल की बात करनी पड़ेगी, और आपको ओरिजिनल स्केल तो दे ही रखा है। तो श्रंक फैक्टर हो क्या जाता है, दिस इज श्रंक स्केल, श्रंक फैक्टर बोल दो, श्रंक स्केल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रंक स्केल अपान ओरिजिनल स्केल, ठीक है, ठीक है, श्रंक स्केल अपान ओरिजिनल स्केल। अब आप बताओ, श्रंक स्केल आपको पता नहीं, श्रंक फैक्टर तो पता है 0.9 है, तो ये 0.9 लिख दो। ओरिजिनल स्केल आपके पास है 1 सेंटीमीटर स्केल टू इतना, तो दैट इज 1 सेंटीमीटर अपान 50, तो ये आ जाएगी आपकी श्रंक स्केल, ठीक, ये हो जाएगी श्रंक स्केल। चल, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कैलसी तो है नहीं मेरे पास, एग्जैक्ट देखें कितना आ रहा है, दैट इज़, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज़, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, RF में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या इसको एक काम करते हैं, दैट इज़ सेंटीमीटर में है ना, हाँ, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को एरिया चाहिए मीटर में। तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं नीचे की तरफ, 1 सेंटीमीटर है ना, इसको एक काम करो 10⁻⁻² मीटर में करो, क्यों इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें जो चाहिए ना वो सारी वैल्यूज़ हमको पता करना है, यहाँ पे जो भी है मीटर में लाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको श्रंक स्केल को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं श्रंक फैक्टर में, बेटर रहेगा। श्रंक फैक्टर किसका है, ये रॉन्ग का है भैया, ध्यान रखिएगा, श्रंक फैक्टर ऑफ रॉन्ग, ब्रैकेट में लिख देता हूँ रॉन्ग, ओरिजिनल का तो आपको पता ही है ये वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दैट इज़ 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1, एक काम करते हैं यहाँ पे, ये 1 सेंटीमीटर तो ऐसे ही रखो, 50 ये मीटर है ना, तो एक काम करते हैं 50 को यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं, और ये 0.9 नीचे ले आते हैं, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो दैट इज श्रंक फैक्टर ऑफ रॉन्ग इजकल टू, जब डिवाइड करोगे ना 1 अपान समथिंग करके, तो ये 1/5 करके निकल के आता है, 5 कितना, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, दैट इज़, हाँ, ये आपका 5 निकल के आ रहा है, दैट इज़, आ गई प्रॉब्लम। चलो, अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, दैट इज़, आपको ऐसा भी पता चल गया, अब आपको एरिया चाहिए, तो जिसमें मन करे लगा सकते हो, रॉन्ग RF भी पता चल गया, करेक्ट RF भी पता चल गया, मेजर्ड एरिया भी पता चल गया, ठीक है, सारी बातें पता है, उसको निकाल लेते हैं, दैट इज़, आ जाओ थोड़ा सा डायग्राम में, यहाँ पे करेक्ट एरिया आपको निकालना है, दैट इज़ करेक्ट एरिया इजकल टू, आप देखोगे यहाँ पे रॉन्ग RF आपके पास है 1 अपान, दैट इज़, फार्मूला लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, रॉन्ग RF अपान करेक्ट RF, इसका करो स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया, ठीक है। चलो, रॉन्ग RF आपके पास कितना है, 1/5500 है, ये 555 डिवाइड बाई करेक्ट RF आपके पास कितना था, करेक्ट आपने स्केल क्या माना है, देखो
इसको निकाल नहीं पाओगे तो करेक्ट, दैट इज़ करेक्ट RF आपको निकालना पड़े तो कितना निकल के आएगा, दैट इज़ 1। और आपके पास में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, दैट इज़ 5 है ना, 2 जीरो और बढ़ा दो ये, क्योंकि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चल आगे बात कर लेते हैं। तो ये निकल के आ गया, तो दिस इज़ 1/5000, इसका कर दो स्क्वायर, ठीक, इनटू, इसने एरिया भी मेंशन किया, सेंटीमीटर में मेंशन किया है क्या, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, दैट इज़, या करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, इसको और एक तरीके से किया जा सकता था, मैंने शॉर्ट नहीं किया, इसको शॉर्ट भी किया जा सकता था, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है, एक तरीका और था हमारे पास, उससे हम लोग कर लेते हैं। आपको ये पता चल गया, आपके पास मेजर्ड एरिया तो है ही है, सबसे अच्छा इससे लगा सकते हो। तो करेक्ट एरिया इज इक्वल टू, करेक्ट एरिया इज इक्वल टू, दैट इज़ मेजर्ड एरिया आपके पास है ही है, इससे डायरेक्टली लग जाएगा आपका, क्योंकि आपने RF निकाल रखा है। चलो मेजर्ड, दैट इज़ मेजर्ड एरिया डिवाइड बाई आपके पास श्रिंकेज फैक्टर इसका निकल गया, RF आप रॉन्ग लिख सकते हैं। मेजर्ड एरिया आपके पास कितना आता, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट इज़ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट कर दो उसमें मीटर स्क्वायर में, डिवाइड बाई ये वैल्यू आई 1/55,555, इसका स्क्वायर कर दो और आंसर आपका अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है ये, दैट इज़ 771450। तो लास्ट ऑप्शन का लगभग आ रहा है 771450 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे हमने करेक्ट एरिया ऑन द फील्ड निकाल लिया। तो इसमें आपको सबसे खास बात ये ध्यान देना था कि सबसे पहले तो आपको कि एरिया ऑफ द फील्ड फ्रॉम द श्रिंकेज मैप आपको पता होना चाहिए कितना है, श्रिंकेज फैक्टर पता था, उससे हमने क्या किया, जो आपका RF था श्रंक स्केल का वो हमने पता कर लिया। अगर हमको RF पता हो जाएगा श्रंक स्केल का तो उससे हमारा सारा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे श्रिंकेज फैक्टर नहीं था, ये RF ही था, इसको कैंसिल करो, ये RF ही चल रहा था। यहाँ पे मैंने श्रिंकेज फैक्टर नहीं है, श्रिंकेज RF था, सॉरी गलती से लिख गया, उसको सही कर लीजिएगा। दैट इज़ RF है, किसका, रॉन्ग का है, ठीक है। जो श्रंक कर गया उसको रॉन्ग लिख दो, या श्रंक, इसको श्रंक भी लिख सकते हो, चलो ठीक है। क्योंकि देखो हो क्या रहा है, आपके पास एरिया तो ये आपने मेज़र किया, और आपके पास जो ग्राउंड में श्रंक करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई RF की, उससे अगर आप डिवाइड करते हो, अभी कुछ देर पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जिसमें 0.95 आया था, उससे तो आपने डिवाइड किया था, सेम यहाँ पे भी डिवाइड किया गया है 0.95 से। तो श्रंक होने के बाद में आपका क्या स्केल है, क्या RF है, उसकी बात करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने क्या माना था ओरिजिनली, सपोज दैट कि आपके पास कोई लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर थी, श्रंक होने के बाद में वो 0.95 बचती है, तो आप इसका निकालते क्या हो, RF आप श्रंक या श्रंक फैक्टर या जो भी है श्रंक RF निकालते हो, RF निकालते थे तो 0.95 अपॉन समथिंग करते थे कि नहीं करते थे, तो वही 0.95 का स्क्वायर हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको इस बार क्वेश्चन में उसने ओरिजिनल बता रखा था, तो ओरिजिनल से पहले तो आपको जाना पड़ेगा किसके ऊपर, विद द हेल्प ऑफ 0.95 श्रंक फैक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, वहाँ से आपको रॉन्ग RF निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो भी एरिया आपने मेज़र किया वो तो आपने एरिया मेज़र ही किया, और आपको ग्राउंड पे डिस्टेंस बतानी थी, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओरिजिनल स्केल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ओरिजिनल स्केल से ओरिजिनल RF निकालना पड़ेगा, और आपके पास में जो श्रिंक फैक्टर है 0.9, उसकी हेल्प से 0.9 इज इक्वल टू आपका रॉन्ग RF या श्रिंक जो भी RF निकल के आएगा अपन ओरिजिनल RF आएगा। ओरिजिनल RF आपको दिया हुआ है, वहाँ से आपने श्रंक जो भी श्रंक करने के बाद में या रॉन्ग जिसको RF बोल सकते हो वो पता हो जाएगा, फिर रॉन्ग RF से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये वही फार्मूला है जो पहले आप अप्लाई कर चुके हो, इससे भी लग जाएगा, ऐसा नहीं लग नहीं पाएगा, लग जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। रॉन्ग RF को आपको निकालना पड़ेगा, करेक्ट RF आपको निकालना पड़ेगा, दोनों चीज़ें निकाल सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए। तो ये RF से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चल,
तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे आपको, ठीक है। और बाकी कोशिश करना जितना प्रैक्टिस करो इस समय उतना अच्छा है। चैप्टर अब कंप्लीट ही हो गया है, ये पहला चैप्टर, तो अब आप आराम से जितना क्वेश्चन कहीं से भी मिले, लेकिन पहले ही चैप्टर के जितने क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जो अगला चैप्टर होगा एरर एंड एक्यूरेसी, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। हालांकि वो टॉपिक बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है, 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग तीसरे यूनिट पे आ जाएंगे जिसमें आपका लीनियर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।